अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आपका ख्वाब ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर मास्टर या पीएचडी करना है, तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की तरफ से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप के बारे में मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मशहूर स्कॉलरशिप में से एक है, जिसके तहत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ सालाना $42,000 से भी नवाजा जाता है और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर माली सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। इस वीडियो में हम मरलावार जानेंगे कि कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, किन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप दस्तियाब है, एडमिशन और स्कॉलरशिप के मुकम्मल अप्लाई करने की प्रोसीजर, सुपरवाइज़र कैसे तलाश करना है, किन किन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आर्ट्स इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी हो सकती है और ऑफिशियल आखिरी तारीख क्या है। इसलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आला तरीन हासिल करने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई मालूमात मिस ना हो जाए। तो चलिए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो हमें किस की तरफ से दी जाती है। तो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। This is one of the Australian most prestigious fully funded scholarship for international students who want to pursue a master by research or PhD। यानी कि यहाँ पर काबिल गौर बात क्या है, वो ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि मास्टर करना चाहते हैं और मास्टर की डिग्री यानी कि रिसर्च में होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात मैं आपको अभी आके समझाता हूँ कि रिसर्च क्या है, यानी कि कौन कौन सी मास्टर के प्रोग्राम जो हैं वो इस डिग्री या ये स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करती है और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप दैट कवर ट्यूशन फीस provides a generous living stipend allows you to study at one of the Australian top university, then this scholarship is definitely worth considering। यानी कि वे बता रहे हैं कि ऐसी स्कॉलरशिप जो कि मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस भी देती हो, आपको रहने के अखराजात भी देती हो, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। तो स्कॉलरशिप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। और डिग्री लेवल ऐसा है तो मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी। और ये स्कॉलरशिप नाज़रीन मुकम्मल फुली फंडेड है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट डज़ द स्कॉलरशिप कवर, यानी कि स्कॉलरशिप आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है। सबसे पहले चीज़ फुल ट्यूशन फ़ी। ठीक है, उसके साथ साथ एनुअल लिविंग स्टिपेंड, यानी कि आपको सालाना इनकी तरफ से लिविंग स्टिपेंड दिया जाता है और वो कितना होता है, वो तकरीबन 42,754 पर ईयर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हैं वो आपको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाती है, उसके साथ साथ रिलोकेशन अलाउंस यानी कि आने जाने के अखराजात भी उठाए जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अखराजात जो है वो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपसे कवर करती है। देखते हैं कि कौन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सब सारे के सारे स्टूडेंट्स चाहे वो एशियन हों या उनके अपने रहने वाले स्टूडेंट्स, दोनों स्कॉलरशिप के लिए जो हैं वो एलिजिबल हैं। However, this scholarship is only for students applying to Master by Research and PhD, यानी कि मास्टर के लिए है और PhD के लिए है। If you are applying for a normal course with master degree such as MBA, MS Data Science or Master of IT, then this scholarship is not available। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि वो तमाम मास्टर्स के प्रोग्राम जिनके अंदर रिसर्च वर्क नहीं है, लाइक MBA हो गया या डाटा साइंस हो गया या IT की कोई है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ाई होती है, लेक्चर्स होते हैं और जिनमें रिसर्च ना होने के बराबर है, तो वो ये स्कॉलरशिप जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स को ऑफ़र नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने ये भी ऐड किया है कि डिफरेंस क्या है, यानी कि मास्टर बाय रिसर्च और वैसे आन कौन कौन से हैं तो इनके अंदर आ सकता है। मैनी स्टूडेंट्स बिकम कन्फ्यूज्ड हियर। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टर डिग्रीज। वन इज़ मास्टर्स बाय कोर्स वर्क। This include classes, assignment, exam, presentation। Students in coursework programs are not eligible for RTU scholarship। यानी कि ऐसी तमाम तर स्कॉलरशिप्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस दी जाती हैं, जिनकी असाइनमेंट्स बनाई जाती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, उनकी ऐसी तमाम तर प्रोग्राम्स ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र नहीं करता। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है जिनके अंदर कोई ना कोई रिसर्च वर्क होना चाहिए। अगर रिसर्च वर्क नहीं है तो आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इन मास्टर बाय रिसर्च दिस डिग्री फोकस मेनली ऑन रिसर्च एंड यू विल वर्क अंडर अ सुपरवाइज़र। ठीक है जी, यानी कि सुपरवाइज़र का होना ज़रूरी है जो कि आपकी रिसर्च करवाता है और रिसर्च थीसिस वगैरह आप लिखते हैं। तो इस तरह की जो स्कॉलरशिप या मास्टर के जो प्रोग्राम है तो ये स्कॉलरशिप ऐसे प्रोग्राम्स को ऑफ़र करता है।
अच्छा, डू आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ समझने वाली क्या है, वो ये है कि इस स्कॉलरशिप पे सबसे पहले आपने अप्लाई नहीं करना है। यानी कि स्कॉलरशिप पे या फिर आप कह लें कि इस आपने अगर मास्टर्स करना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं, वो भी सिडनी से करना चाह रहे हैं, तो इसमें मेनली 2 प्रोसीजर्स होते हैं या 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सिडनी, मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और आपको दिखाऊंगा भी और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने क्या करना है, वहाँ जाके सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट यू अप्लाई फॉर एडमिशन, आपने वहाँ पर मास्टर के लिए करना है या पीएचडी के लिए करना है, डिपेंड अपॉन आपके अपने प्रोग्राम पे। ठीक है जी, आपने सबसे पहले वहाँ जाके अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, देन आपने फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, यानी कि 2 स्टेप हो गए। ठीक है, सो रिमेंबर फर्स्ट स्टेप इज़ अप्लाई फॉर एडमिशन। मैं ऑफिशियल लिंक और आपको दिखा भी दूंगा और प्रोसीजर क्या है उसका वो भी कंप्लीट समझा दूंगा करना कैसे है। ठीक है, देन आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, स्टेप 2। ठीक है, देन स्टेप 3 क्या है, यूनिवर्सिटी जो है वो एलिवेट करेगी बोथ योर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, यानी कि दोनों को चेक करेगी कि आप एडमिशन के काबिल भी हैं और आया कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर स्कॉलरशिप आपको जो है वो ऑफ़र हो सकती है। अगर स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं है तो हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ऑफ़र हो जाए। तो दोनों प्रोसीजर हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है वो थर्ड स्टेप पे जाके इस चीज़ को एवेलुएट करती है। हो सकता है आपको इस बात की समझ आ गई हो। इज़ देयर एनी एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो आपने अप्लाई करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी यानी कि सिडनी में जो आप अप्लाई कर रहे होंगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। ठीक है, यानी कि एडमिशन के लिए आपके ऑस्ट्रेलियन $150 जो हैं वो लगेंगे। और उसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे ही आप उसके लिए अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप आएंगे और आपने आरटीडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपकी स्कॉलरशिप लग भी जाती है तब भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको $150 जो है वो रिफ़ंड नहीं करती किसी भी सूरत में। ठीक है जी, तो ये चीज़। और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको मुकम्मल खुद पे यकीन है, तो मेरा जो है वो आपके लिए मशवरा यही होगा कि आप ये $150 जो है वो लाज़मी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने से डॉलर्स के साथ। ठीक है जी, बजाय ये कि आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी और जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, अपनी लोकल यूनिवर्सिटी से करने से बेहतर ये है कि आप $150 से लगा लें। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप आपकी लग जाती है तो 2 से 3 साल के लिए आप कह लें कि आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपको हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप ये $150 जो है वो लगा लें। ठीक है जी, और मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई करना कैसे है। द एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी इज़ जनरली नॉन रिफंडेबल। ठीक है जी, तो अगर आपकी स्कॉलरशिप लग भी जाती है तो ये नॉन रिफंडेबल है। स्कॉलरशिप कवर्स योर ट्यूशन फ़ी, ये वही तमाम तर बातें हैं, एंड लिविंग एक्सपेंसेस बट डज नॉट इम्ब्यूजन एप्लीकेशन एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि वो आपको वापस नहीं करते। इसके बाद देखें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए। तो जनरली यू नीड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास, यानी कि बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। बैचलर का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। ये क्या होता है ये भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं कि आईएलटीएस रिक्वायर्ड है भी कि नहीं है। और 2 एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट्स, यानी कि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर जो है वो होना चाहिए। तो रिसर्च प्रपोजल क्या है? रिसर्च प्रपोजल इज डॉक्यूमेंट इन विच यू एक्सप्लेन कि व्हाट टॉपिक यू वांट टू रिसर्च, आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ योर रिसर्च, दिस हैज़ द यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड योर रिसर्च प्लान्स। ठीक है जी, तो ये रिसर्च प्रपोजल होता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एकेडमिक रेफरी क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि होते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स। तो इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। रिकमेंडेशन लेटर आपने कहाँ से लेना है, उस डिग्री उस यूनिवर्सिटी से लेना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री की होगी। वहाँ से आपने कोई भी 2 सुपरवाइजर्स जिनसे आप पढ़े हैं उनसे आपने जो है वो अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिखवा लेना है या रिकमेंडेशन लेटर आपने ले लेना है। दिस पेपर शुड नो यू एकेडमिकली, यानी कि बैचलर किया है वो आपको अच्छे से जानते हों। दे विल राइट अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, योर रिसर्च स्किल्स, योर एबिलिटी टू कंप्लीट अ रिसर्च डिग्री, और उसके साथ साथ वाई यू आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। एंड लास्ट से कह रहे हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह कोई इस चीज़ के बारे में लिख नहीं सकते। ठीक है जी। और
हाउ आर स्टूडेंट सिलेक्टेड, स्टूडेंट को यानी कि प्रोसीजर क्या है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी सिलेक्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स पे। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। रिसर्च का एक्सपीरियंस जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा लिखा होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर्स अच्छे होने चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बैचलर में रिसर्च की है, उससे पब्लिक किया है, तो आप जो है उसको यहाँ पर लाजमी डालें। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी एकेडमिक अचीवमेंट रही है तो उसको लाजमी इसके साथ अटैच भी कर दें, उसको मेंशन भी कर दें। द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, सो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इंक्रीज योर चांसेस। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको मुकम्मल खुद पे यकीन है और आपको लगता है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप $150 जो ऑस्ट्रेलियन है वो लाजमी लगाएँ। मुझे अच्छे से उम्मीद है कि, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी ये स्कॉलरशिप जो है वो लग सकती है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट टाइम में आप जो है वो अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए। सेकंड में चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, वो देख लें। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो देख लें, सबमिट योर एप्लीकेशन। उसके बाद आरटीपी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें और वेट करें जो भी यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ के बारे में फैसला करती है। तो ये जो है वो कुछ स्टेप्स हैं सारी की सारी स्कॉलरशिप को लेके। अच्छा, उसके बाद जो है वो लास्ट डेट अगर हम देखें स्कॉलरशिप के लिए, तो बेसिकली इसके 2 इनटेक हैं, ठीक है। 2027 की आप समझते हैं कि 2 इनटेक है। द रिसर्च पीरियड 1 एंड 2, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन जो है डेडलाइन है वो 11 सितंबर 2026 है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई और एप्लीकेशन जो भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, उसके जो आउटकम है वो 10 नवंबर को आएगा और फर्स्ट फाइनल आउटकम जो है 15 जनवरी को आ सकता है। और 3 और 4 जो इसका इनटेक है उसके अंदर 18 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी। स्कॉलरशिप की जो आउटकम है वो मिड फरवरी में आती है और इसका जो फाइनल आउटकम जो है वो लेट जून में आती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है होप सो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं उस ऑफिशियल लिंक के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना कैसे है। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर जाते हैं, अच्छा, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। जैसे ही आप उसको जो है वो गूगल पे ऐड करते हैं और आप इंटर करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो सकती है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें वो आपसे रिक्वायर्ड क्या करता है और मेन चीज़ें हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो कहता है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यानी कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके लिए भी, यानी कि ये उनके लिए भी है जो ऑलरेडी बैचलर वहाँ से स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, और मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। और साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मस्ट बी एनरोल इन और हैव अप्लाइड फॉर एन एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री एट द यूनिवर्सिटी टू बी कंसिडर्ड। जनरली यू विल नीड टू होल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपके पास ना कम से कम जो कह रहे हैं ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए, वो क्या है, एन ऑनर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपका फर्स्ट क्लास यानी कि अच्छा ग्रेड मौजूद होना चाहिए। आप मास्टर्स बाय रिसर्च डिग्री, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास रिसर्च डिग्री होनी चाहिए, जस्ट लाइक मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ये वो फील्ड है जिसके अंदर रिसर्च होती है, और मैंने आपको पहले बताया है कि आपने ऐसी स्कॉलरशिप के लिए करना है, और सॉरी ऐसी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है जिसमें कोई ना कोई रिसर्च वर्क हो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि अ मास्टर बाय कोर्स वर्क विद अ सिग्निफिकेंट रिसर्च कंपोनेंट एट लीस्ट 25% ऑफ 1 ईयर फुल टाइम स्टडी लोड। यानी कि कह रहा है कि आप अगर हम पीएचडी के लिए कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने जो अपना कह रहे हैं मास्टर के अंदर किया है उसमें कम से कम 25% आपका कोर्स वर्क जो होना चाहिए वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 8 मज़मून हैं मास्टर के अंदर, तो उन 8 में से कम आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं वो रिसर्च बेस्ड होने चाहिए, यानी कि क्वार्टर समझ में पूरा उसके अंदर जो है वो आपका 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट रिसर्च बेस्ड होने चाहिए, और बाकी जो है वो 6 आपके बेशक आप समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ने पे बेस करता है, उसमें कोई रिसर्च वर्क ना हो। लेकिन अगर आपके 7 पढ़ने वाले हैं और सिर्फ 1 रिसर्च का है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एटलीस्ट 25% रिसर्च वर्क होना चाहिए, तब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने आपको पहले डेडलाइन बता दिया है, क्या डोमेस्टिक के लिए अलग है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लेना है और उसके बाद जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं तो
नीचे चलते हैं, सिलेक्शन बेस क्या है, अपने सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपको यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। व्हाट यू विल नीड बिफोर यू स्टार्ट, आपको क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, कह रहा है कि बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इस फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले आपको कम से कम जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं, कंप्लीट योर कोर्स एप्लीकेशन टू अ रिसर्च डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। अच्छा, इसके अंदर कैसे करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर कह रहा है कि आप जो है वो एक रिसर्च में कर लें, पीएचडी के अंदर कर लें, मास्टर के अंदर उसमें अप्लाई करें, और उसके बाद सेकंड वो आप जैसे ही वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो आपको स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। इन सेंस अगर शॉर्ट में देखें तो किसे कहते हैं एसआईडी। इसका मतलब भी वो आपको स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर तब देगा जब आपने काफ़ी टाइम हो गया अप्लाई किया हुआ और उस पर कुछ वर्किंग आपकी एप्लीकेशन पे हो चुकी है, देन वो आपको एसआईडी नंबर देता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपने अभी अभी अप्लाई किया है उसके अंदर, तो वो आईपीयू नंबर देता है आपको, 12 करेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो एसआईडी नंबर अगर आपने बहुत पहले अप्लाई किया और कुछ वर्किंग उसके ऊपर हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपने अभी भी अप्लाई किया है तो वो आईपीयू नंबर देगा। उस आईपीयू नंबर या एसआईडी नंबर को आपने लिंक करना है अपनी स्कॉलरशिप के साथ। यानी कि कह रहे हैं कि बिफ़ोर, अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। देन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर अप्लाई कर लेंगे, देन जो आप कह लें कि आपने यहाँ पर आना है और इसके अंदर अप्लाई करना है, और वहाँ से जो नंबर आपको मिलेगा, चाहे वो एसआईडी नंबर मिले या आईपीयू नंबर मिले, आपने उस स्कॉलरशिप के साथ लिंक कर देना है। मैं आपको सिखाऊंगा करना है कैसे है। अगर आप करंट स्टूडेंट हैं, यानी कि आप पहले से ही उसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो खैर आपने अपना ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देना है, क्वालिफिकेशन देनी है, नाम वगैरह सारा कुछ आपने प्रोवाइड करना है। ये जनरल है, ठीक है जी। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आपने प्रूफ वगैरह देना है, तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। और ये सारी की सारी चीज़ें उन तमाम स्टूडेंट्स ने पीडीएफ की फॉर्म में, या चाहे आप हैं, आपने पीडीएफ की फॉर्म में सारा कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको पहले बता दिए, वो आपने इसके साथ जो है वो अटैच कर देने हैं, और उसके बाद आपने इसको आप चाह लें कि नेक्स्ट जो है वो कर देना है। जैसे कि यानी कि आपसे ये डियानो क्वेश्चंस पूछता है, यहाँ पे उन्होंने प्राइवेसी बताई हुई है। हम ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन क्यों रख रहे हैं, ताकि आप पे वैल्यूएट किया जा सके, आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा, और अगर आप इसके अंदर नहीं रखना चाह रहे तो आपको वैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ये आपने पढ़ लेना है, ये बेसिक प्राइवेसी कलेक्शन नोटिस है उनका। तो ये फर्स्ट पेज था, टोटल 11 पेजेस हैं। कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर सेकंड पेज पे जाते हैं तो कहता है, आर यू करेंटली एनरोल्ड इन अ हायर डिग्री बाय रिसर्च। कह रहा है कि अगर क्या आप पहले से यूनिवर्सिटी सिडनी के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने येस करना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और आप पढ़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इसको नो चूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर करते हैं, कहता है हैव यू अप्लाइड, क्या आपने पहले से फॉर एडमिशन एंड सबमिटेड और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रिसर्च डिग्री, क्या आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर, कहता है कि आपने पहले से अप्लाई कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले किया, आपने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर अप्लाई करना है, देन आपने यहाँ पर आना है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल वैसे ही यहाँ पर जाता हूँ जी, मैंने यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर दिया है। मैं येस को ही चूज़ करते हुए मैं ना नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। अच्छा, कहता है कि क्या स्टूडेंट है, स्टूडेंट है क्या है, आया कि आप डोमेस्टिक हैं या इंटरनेशनल हैं, तो मैं इंटरनेशनल ही। अब डोमेस्टिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं या न्यूजीलैंड हैं तो आप जो है डोमेस्टिक जो है वो समझे जाएंगे, और अगर आप इसके अलावा कहीं से हैं तो आप समझ लें कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। अच्छा, उसके बाद आर यू ऑफ अब ओरिजिनल एंड और टॉलर स्टेट आइसलैंड और ओरिजिन, कहता है मतलब कि अगर आपके आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, आप ये समझ लें जो ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले आते या रहते थे, उनको अब ओरिजिनल को वगैरह कहते होते हैं, और टॉलर स्टेट्स वगैरह इन्हीं के अंदर आती हैं। तो हम इनमें नहीं हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नो सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, जैसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो चौथा पेज खुल के आता है। वो कहता है डू यू हैव अ स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसआईडी नंबर है। और एसआईडी नंबर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अप्लाई करने के बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर। तो मैं यहाँ फ़िलहाल वैसे ही चूज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास है, मैं येस कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर वैसे ही आप कह लें कि एक जैसे नंबर जो हैं उसी वो आपको अप्लाई करने के लिए सिखा देता हूँ, और ये गालिबन जो है वो 9 नंबर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो मैं वैसे ही एक नंबर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वैसे ही यहाँ पर जो है वो नेम वगैरह एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, नेम वगैरह पे आते हैं, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को ऐड कर देते हैं, और हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम नेक्स्ट पे करते हैं तो कहता है कि इनमें से जो है वो आप चूज़ कर लें। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम 5th पेज पे आते हैं,
तो ये हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस देता है। कहता है RP1, RP3 और RP1, यानी कि कमेंसिंग हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2026 के लिए कर रहे हैं 1 जुलाई एंड अक्टूबर 2026 के लिए कर रहे हैं, या थर्ड ऑप्शन पे यानी कि जनवरी 1 एंड कमेंसिंग 1 जनवरी जो भी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। जैसे ही मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ, ये मुझे लास्ट ईयर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, ओके, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो ये मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। कहता है हैव यू कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जांपल कहता है कि आपने बैचलर डिग्री यहाँ से कंप्लीट की है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ नो। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड और एन कंप्लीटिंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री ओवरसीज एटलीस्ट 4 ईयर इन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, लाइक वो कहता है फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ साइंस, तो मैं यहाँ पर येस का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लेना है। रिव्यू कंप्लीटिंग एनी रिसर्च यूनिट इन योर फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो मैं चूज़ करता हूँ जी येस। वो कहते हैं कि आपने रिसर्च वर्क किया है, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैंने किया है। हैव यू कंप्लीटिंग अ मास्टर डिग्री व रिसर्च डिग्री, तो कंप्लीटिंग मैं कहता हूँ ठीक है जी येस, मैंने रिसर्च डिग्री के अकॉर्डिंग किया है। हैव यू कंप्लीटेड अ मास्टर डिग्री बाय कोर्स वर्क विद अ रिसर्च कॉम्पोनेंट, यानी कि वो ये वही 25% वाला पूछा है, तो मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ। ठीक है, डू यू हैव रिसर्च एक्सपीरियंस दैट मीट द क्राइटेरिया आउटलाइन इन सेक्शन 5, तो क्या कहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पर येस का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि क्या क्राइटेरिया है इनका, तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस को येस करते हुए नेक्स्ट मूव करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट को अप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे अब कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सॉरी। तो यहाँ पर वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कहता है प्लीज़ इंक्लूड योर रिसर्च एक्सपीरियंस वन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कौन सा मैंने रिसर्च वर्क किया है और उस रिसर्च वर्क में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी, ये मैंने लिखना है, और उस सारी चीज़ों को मैंने डॉक्यूमेंट की फ़ॉर्म बनानी है, पीडीएफ की फ़ॉर्म बनानी है। वो सारे पीडीएफ को जो है वो नेम देना डॉक्यूमेंट RE यानी कि रिसर्च एक्सपीरियंस, और इसको मैंने यहाँ से क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। इतना सा जो है वो आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल। यानी कि आप कह रहे हैं कि येस और नो वाला सीन है, इसमें ज़्यादा कोई आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, और इस एक बार आपने क्या करना है, पूरी स्कॉलरशिप को रिव्यू कर लेना है कि क्या कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है, या कोई ऐसा भी कोई चीज़ तो नहीं है जो मैंने गलत चूज़ कर ली हो, और इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट सारा का सारा जो मैंने येस तो किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम होता है। आपने जिन भी ऑप्शन को चूज़ करना है, आपने अपने अकॉर्डिंग उनको अच्छे से पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर जो है उसको चूज़ करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपने इसको चूज़ नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड कर दूँगा। आपने करना क्या है, इस लिंक को आपने गूगल में लेके आना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो आप ऑफिशियल साइट पे चले जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की। तो वहाँ पर उसने कंप्लीट प्रोसीजर लिखा है, आपने इसे डिटेल से पढ़ना है कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री, ठीक है। तो इसमें ओवरव्यू है, हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, हमने कैसे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, सुपरवाइज़र कैसे ढूंढना है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सारी चीज़ें जो हमने डिटेल से लिखते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू राइट कहता है रिसर्च डिग्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ हायर डिग्री बाय रिसर्च एंड इंक्लूडेड द डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी एडवांस पीएचडी मास्टर बाय रिसर्च मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। यानी कि तमाम तर चीज़ें इसने यहाँ पर डाल दी हैं कि पीएचडी के लिए जो पीएचडी मास्टर है, और उसके बाद जो है वगैरह, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। या टू बी एलिजिबल टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च यू विल बी नीड टू प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस एंड हाई एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास जो है वो रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, यू मीन नीड टू हैव अंडरटेकन अ सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रोजेक्ट और थीसिस इन योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी, यानी कि कहता है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने बैचलर के अंदर आपके पास जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च से रिलेटेड। दिस इंक्लूड टू बी इक्विवेलेंट ऑफ, यानी कहता है कि जो रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा ये एन ऑस्ट्रेलियन ऑनर डिग्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मास्टर बाय रिसर्च डिग्री, अब मास्टर बाय कोर्स वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 25% जो है वो आपका होना चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कह रहा है कि यू विल नीड अ बैचलर डिग्री विद फर्स्ट और अपर सेकंड क्लास ऑनर। इसका क्या मतलब है, WAN, यानी कि वेटेड एवरेज मार्क्स जो है वो आपके बैचलर डिग्री के अंदर कम अज़ कम, WAN कहते हैं वेटेड एवरेज मार्क्स,
कम से कम 75 जो है उससे ऊपर होने चाहिए, उससे नीचे नहीं होने चाहिए। ऑनर क्लास वेटेड एवरेज मार्क्स यानी कि फर्स्ट जो एक क्लास है जिसके अंदर वेटेड एवरेज मार्क्स की वो ग्रेटर दैन 80 होने चाहिए, और अगर सेकंड है तो कम से कम 75 टू 80 के दरमियान होने चाहिए। इतने परसेंटेज पे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप कह दें कि आप इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन। अगर हम पाकिस्तानी देखें तो वो हमारे फॉर एग्जांपल देखता है सीजीपीए। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट का सीजीपीए 3.7 है आउट ऑफ 4, तो वो उसी लिहाज से अपने अकॉर्डिंग जो है उसका इवैल्यूएट करते हैं और जो है स्टूडेंट को ऑफ़र करते हैं ये स्कॉलरशिप, ठीक है? तो वो अपने अकॉर्डिंग जो इन चीज़ों को देख लेंगे। आपकी स्कॉलरशिप आप कह रहे हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कम अज़ कम आई थिंक सो कि 3.6 3.7 जो है वो आपको सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है? इसमें मज़ीद आपने खुद देख लेना है डिटेल से। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात देखें तो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द कोर्स, योर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर मैं ये आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या वो आपसे रिक्वायर्ड करता है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया हैं आपके पास, ठीक है? तो जस्ट आई कहता है मैन इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप इन तमाम ये जो बिलो कंट्रीज़ इसमें इतनी लिखी हुई हैं, अगर आप इसके अंदर आप लोग पैदा हुए हैं या आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज रही है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इंग्लिश इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज यू नीड टू हैव सिटीज़नशिप और परमानेंट लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिनिमम 10 ईयर एंड कंप्लीटेड सेकंड डिग्री और हायर डिग्री वेयर वी स्टडी इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। कहता है कि अगर आप इन कंट्रीज़ में पैदा हुए हैं तो आपके पास सिटीज़नशिप आपने दिखानी है, और अगर आप इन कंट्रीज़ में जाके अगर आपने अपनी मास्टर की डिग्री या बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है या वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 10 साल का आपके पास वहाँ पे रहने का आप कह दें कि सिटीज़नशिप या फिर परमानेंट रेजिडेंसी जो है मौजूद होनी चाहिए। तो आप ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, यानी अगर आपकी फ़र्स्ट कंट्री या इनमें से किसी में से हैं तो आपने सिटीज़न शो करवानी है, सिटीज़नशिप शो करवानी है। अगर वहाँ पर जाके आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 10 साल का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस वहाँ का होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस लिहाज से फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, मैन इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्या कहता है कि इफ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज यू नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बिफोर यू कैन कमेंस योर स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देना है, कैसे देना है? तो या तो आप जिस कंट्री से हैं या जिस भी आप कह रहे हैं आपने यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर की डिग्री की है, वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देती है, वो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसका क्या मतलब है कि आपने अपनी जो डिग्री कंप्लीट की है बैचलर की, वो आपने इंग्लिश में की है और आप इंग्लिश को जो है वो अच्छे से समझते हैं, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो इंक्लूड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पर रहेंगी। ये सेम क्राइटेरिया जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक हो गया, यानी कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी नहीं है तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंक्लूड करता है टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो आपने आर्ट्स वगैरह को, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने आर्ट्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आर्ट्स से रिक्वायर्ड करती हैं, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी चल लेती हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। अगर आपसे कोई वो यूनिवर्सिटी जो है वो आर्ट्स से रिक्वायर्ड कर रही है तो आपका कम अज़ कम स्कोर जो है वो 6.5 होना चाहिए, और इससे बिलो जो है वो आपका 6 से नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो इस लिहाज से इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर हम वापस जो है वो चलते हैं अपनी डिग्री के ऊपर कि स्कॉलरशिप पे कि हमने कैसे करना है, तो हमें रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। सेकंड स्टेप आपका ये है, अप्लाई करने के दौरान जो सेकंड स्टेप है वो आपको रिसर्च प्रपोज़ल है, वो आपने करना कैसे है? रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ढूँढना है एक सुपरवाइज़र, ठीक है? तो सुपरवाइज़र कहता है कि ये भी पढ़ लेते हैं, बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन यू मस्ट सिक्योर अ सुपरवाइज़र। के एप्लीकेशन पे अप्लाई करने से भी पहले आपने सुपरवाइज़र को ढूँढना है। अगर सुपरवाइज़र आपको किन सूरतों में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिडनी लॉ स्कूल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बिज़नेस स्कूल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है वो सुपरवाइज़र ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली अप्लाई करना है और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी आपको सुपरवाइज़र खुद लोकेटेड कर देगी। अदरवाइज़ अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, इन चीज़ों के अलावा अप्लाई कर रहे हैं दोनों के, तो आपने सिडनी प्रोफाइल्स के अंदर जाना है। सिडनी प्रोफाइल्स के अंदर बहुत सारे जो हैं वो आपको सुपरवाइज़र मिल सकते हैं। आपने सिंपली वहाँ जाके इंटर कर देना है अपना, आपका जो भी कोर्स वर्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बायोलॉजी है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
प्लांट जेनेटिक्स वहाँ जाके इंक्लूड करता हूँ, वो एंटर करता हूँ तो बहुत सारे प्रोफेसर जो हैं वो मुझे वहाँ पे मिल जाएँगे। मैंने सिंपली उनको ईमेल करनी है और अपना एक्सपीरियंस बताना है और अपना रिसर्च वर्क बताना है और अपना बताना है कि मेरे नेक्स्ट क्या इरादे हैं स्टडी को लेके या अपने रिसर्च वर्क को लेके। अगर वो आपके पास एग्री करते हैं आपके साथ, ठीक है, तो आपने उनकी मदद से अपना बना देना है डेवलप योर रिसर्च प्रपोज़ल। आपने रिसर्च प्रपोज़ल उनकी मदद से बना देना है, ठीक है। जैसे ही आप कर लेंगे, आपने सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन और उस एप्लीकेशन के अंदर आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो लास्ट में इंक्लूड करना है। ऐसे रिसर्च प्रपोज़ल के साथ-साथ आपने वो प्रूफ़ भी इंक्लूड कर देना है कि ये वाला जो प्रोफ़ेसर है, वो मेरे साथ जो है वो एग्री है इस पूरे वर्क के ऊपर, कह रहे हैं कि पूरे प्रोसीजर के अंदर। यानी कि बेसिकली सबसे पहले आपने सुपरवाइज़र को ढूँढना है। जैसे ही सुपरवाइज़र मिलेगा तो आपने उसकी मदद से अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है और आपने प्रूफ़ इंक्लूड कर देना है कि ये प्रोफ़ेसर जो है वो मेरे साथ जो है वो सारे वर्क के अंदर क्या है मौजूद रहा है और ये जो है रेडी है मेरे साथ पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी करवाने के लिए और मेरा रिसर्च वर्क भी करवाने के लिए। और जो भी आपने रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है उसमें कम से कम आपके पास जो है 2000 वर्ड्स होने चाहिए। यही वाली वो बात जो मैंने आपको पहले बताई, एविडेंस दैट अ प्राइमरी सुपरवाइज़र हैज़ एग्री टू सुपरवाइज़ यू, यानी कि आपने एविडेंस भी इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं, ठीक है। उसमें आपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इंक्लूड कर देनी है, अपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंक्लूड करना है, आपने सीवी इंक्लूड करनी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स, पोर्टफोलियो, वो सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे इंक्लूड करनी है। बाकी आपने यहाँ पर जनरल डॉक्यूमेंट्स में देखें तो आपने अपना आइडेंटिटी इंक्लूड करनी है, पासपोर्ट वगैरह। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने इस लिहाज से अपना ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर देनी है। होप्स कि यहाँ तक आपके हमारा तमाम तर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप्स कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड या किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए रिलेटेड है तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।